नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है बजट और हम। अपने एपिसोड्स के जरिए हम आपको बजट के बारे में हर तरह की जानकारी देंगे, जैसे क्या है बजट, कैसे बनता है, बजट के लिए पैसा कहां से आता है, इसे आखिर बनाया क्यों जाता है। इसे समझाने के लिए हमारे साथ इस पूरे सीरीज के दौरान होंगे वित्त विभाग के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर और वर्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यनारायण प्रसाद जी। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बजट और हम में आज बात करेंगे बजट और इसके प्रकार के बारे में। ये एक ऐसा शब्द है जो हर घर में आपसी बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस 3 अक्षर के शब्द पर पूरे परिवार का भरण पोषण टिका रहता है। एक तरह से हमारी दैनिक जीवन यापन में इस बजट के अनुरूप ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, या इसे यूं कहा जाए कि बजट आमदनी एवं खर्च की रूपरेखा है। बिना बजट के कोई भी काम करना मुश्किल होता है। आम लोगों के बजट में आमदनी के बराबर ही खर्च संभव होता है, यानी कि जितना आप कमाते हैं उसके हिसाब से ही अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करते हैं। इतना हमें राशन पर, इतना फीस, इतना शॉपिंग में खर्च करना है। वहीं अगर बजट से ज्यादा हमने खर्च करना चाहा तो उधार लेना पड़ता है या फिर अपने बचत को कम करना पड़ता है। ये तो हुई बात हमारे घरेलू बजट की। अब बात सरकारी बजट की, जिसके बारे में आज हमें विस्तार से बताएंगे सत्या सर। देखिए, सरकारी बजट और घर के बजट में जो मुख्य अंतर है वो आप जो पहले बता चुकी है कि घर का बजट जो है घर की आमदनी पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार का बजट जो है सरकार की आमदनी पर निर्भर नहीं करता है। सरकार का बजट सरकार की प्राथमिकता और उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। सरकार को देखना पड़ता है, चूँकि आप जानती हैं कि सरकार जो है ना कल्याणकारी सरकार है, और कल्याणकारी सरकार में होता क्या है कि सरकार को ये देखना पड़ता है कि लोगों का स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, जो सरकारी कर्मी हैं उनका शिक्षा, और जो वृद्धा हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके राशन, उनके वो आवास, और उनके आपको पता है कि हाँ धोती कपड़ा, ये सारे ये सरकार की प्राथमिकता में आती है। सरकार सबसे पहले अपनी प्राथमिकता देखती है और प्राथमिकता के आधार पर ही सरकार का बजट निर्भर करता है। सरकार पहले अपनी आमदनी नहीं देखती है, सरकार पहले प्राथमिकता देखती है कि उनकी आवश्यकता क्या है, और उस आवश्यकता के आधार पर सरकार बजट बनाती है। सरकार एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार का कोई भी खर्च बिना बजट के संभव नहीं है। सरकार के जितने भी तरह के खर्चे होते हैं सारे के सारे बजट के माध्यम से ही होते हैं, और ये जो बजट होता है ये विधानसभा द्वारा पारित होता है। यदि भारत की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा पारित बजट ही भारत सरकार का व्यय करती है, और राज्य में विधानसभा द्वारा पारित बजट ही, प्रावधानित राशि का ही व्यय राज्य सरकार करती है। इसीलिए आप जानते होंगे कि जैसे जेसीएफ हम लोग निर्गत करते हैं, जैसे कि मतलब कंटीजेंसी फंड से जैसी राशि निर्गत करते हैं तो उसमें विधानसभा का सम्मति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही सेशन आता है, विधानसभा का सत्र जैसे ही आहूत होता है तो हम लोग उसे विधानसभा में पुनः उसे जो जेसीएफ बिना विधानसभा के सम्मति के दिए थे उसे विधानसभा पे उस पर सहमति लेते हैं। तो बजट जो है वो बजट में जो विधानसभा में जो पारित करते हैं उसमें 2 मुख्य डॉक्यूमेंट होते हैं। वैधानिक रूप से बजट में जो है 2 किताबें, जो बुक जो है वो वैधानिक है। उसमें एक कहलाता है डिमांड ऑफ ग्रांट और दूसरा है एएफएस, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। यही 2 डॉक्यूमेंट जो है वो संवैधानिक है, वो विधानसभा द्वारा पारित होता है। और सभी किताबें रखते हैं लेकिन वो ऐच्छिक हो जाता है। जो संविधान प्रदत्त है वो 2 किताबें हैं, बुक्स ऑफ ग्रांट और एएफएस। सरकार का बजट सरकार की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्धारित की जाती है, क्योंकि राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार कल्याणकारी सरकार होती है, जिसका मुख्य कार्य जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। बजट के द्वारा अपने देश या राज्य की आवश्यकता अनुसार आय और व्यय को सुनिश्चित करना होता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि बजट खर्च की योजना है, जिससे हम पहले ही ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि कहां-कहां और कैसे खर्च करना है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि बजट ये शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बूजेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला या झोला। इसका प्रयोग सबसे पहले 1773 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने किया था। ये बूजेट ही धीरे धीरे बदलकर बजट बन गया, और इस तरह बदला कि हर घर, हर ऑफिस, हर देश के वित्त विभाग का हिस्सा बन गया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट निर्माण के विषय में बताया गया है। लोकसभा में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिसे केंद्रीय बजट कहते हैं। वहीं राज्य सरकार में बजट राज्य वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जो केवल संबंधित राज्य के लिए ही निर्धारित किया जाता है। अब जानते हैं कि बजट आखिर होता कितने प्रकार का है। सामान्यतः बजट जो है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्थिर बजट या फिक्स बजट, और दूसरा बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट या लचीला बजट। फिक्स बजट में होता क्या है कि एक बार बजट जो है ना साल भर के लिए बन जाती है, उसमें बीच में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये व्यवहारिक है ना, ये किताबी बातें हैं, केवल किताब में ही रह गई। दूसरा जो बजट है वो है फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें साल भर के लिए बजट बनती है लेकिन आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये हमारे संविधान में भी है, हमारे संविधान में भी है कि बजट जो है ना वो बीच बीच में आप ला सकते हैं। आप जानते हैं कि सरकार में जो है ना बजट एक बार बनता है, उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री के रूप में या अनुपूरक के रूप में बजट लाते हैं। अनुपूरक बजट फ्लेक्सिबल बजट होने का एक फायदा क्या होता है कि एक बार सरकार जो बजट बनाती है उसमें सरकार को बीच में कुछ आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी योजना की राशि को कम करना है या उसमें राशि बढ़ाना है, या कोई स्कीम बीच में भारत सरकार कोई स्कीम लेके आई तो उसे राज्य में फिर से उसे इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए हमें बीच बीच में बजट में परिवर्तन लाना पड़ता है, और इसके लिए संविधान में भी प्रावधान है, वह अनुपूरक के रूप में हम लोग बजट लाते हैं। एक और सवाल ये है कि एक प्रश्न बार बार आता है कि लोग पूछते हैं कि अनुपूरक लाया क्यों जाता है। एक बात आपको बता दें कि जब विधानसभा सेशन में नहीं होता है और राज्य सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए कि आकस्मिकता निधि का एक्ट बना हुआ है अपने राज्य में, अभी वर्तमान में वो 500 करोड़ का है, और राज्य सरकार में बजट में राशि नहीं है, और कोई आके ऐसा कोई अनफॉर्चून घटना घट गई और उसमें सरकार को राशि की आवश्यकता होती है, तो सरकार उसे JCF से पैसा, मतलब झारखंड कंटीजेंसी फंड बोलते हैं, JCF शॉर्ट में बोलेंगे JCF, झारखंड कंटीजेंसी फंड से सरकार जो है उस राशि को बजट कर देती है और व्यय हो जाता है। लेकिन जैसे ही सेशन जब विधानसभा जब आता सत्र में आती है तो उस कंटीजेंसी को जो, चूँकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बजट जो लाते हैं वो विधानसभा की सहमति के बाद ही लाया जाता है। विधानसभा की सहमति आवश्यक है, लेकिन जो कंटीजेंसी हम लोग देते हैं वो उसमें विधानसभा की सहमति होती नहीं, क्योंकि विधानसभा उसमें सत्र में होता ही नहीं है, मोशन में होता नहीं है जी, आकस्मिक है। इसलिए अगर जैसे ही सत्र आता है तो हमें कंटीजेंसी को रेगुलराइज करना पड़ता है, विधानसभा से उस पर सहमति लेनी पड़ती है, इसलिए भी सप्लीमेंट्री में लाना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबल बजट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने आवश्यकता अनुसार राशि किसी जी कोई नई स्कीम को लाना है, किसी को कम करना है, किसी को ज़्यादा करना है, वो कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर बोलेंगे राशि के आधार पर बोलेंगे तो बजट 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग सरप्लस बजट बोलते हैं, जीरो बजट बोलते हैं, और डेफिसिट बजट है, जो प्रचलन में डेफिसिट बजट ही है जी। सरकारी बजट 3 तरह के होते हैं। सरप्लस बजट यानी सरकार के पास जब व्यय से अधिक आय होती है। दूसरा है जीरो बजट यानी आमदनी के बराबर ही व्यय, और तीसरा है व्यवहारिक बजट जो घाटे का बजट कहलाता है। तो सबसे पहले बात सरप्लस बजट की। यदि किसी वित्तीय वर्ष में आय व्यय से अधिक है तो इस बजट को अधिशेष या सरप्लस बजट कहते हैं। खासकर मुद्रास्फीति के समय कुल मांग को कम करने के लिए इस प्रकार के बजट को लागू किया जाता है। इसके अलावा सरप्लस बजट का अर्थ है कि सरकार के पास अतिरिक्त धन है, जिसे प्राप्त निधियों को बकाया भुगतान करने के लिए आवंटित किया जा सकता है, जो देय ब्याज को कम करता है और लंबे समय में अर्थव्यवस्था की मदद करता है। अब बात जीरो बजट की। इस बजट में आमदनी के बराबर ही व्यय होता है, या कहा जा सकता है कि इसमें पिछले वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। देखा जाए तो इसे संतुलित बजट भी कह सकते हैं। तीसरा व्यवहारिक बजट है घाटे का बजट या डिफिसिट बजट। तो अब हम जानते हैं कि घाटे का बजट यानी डिफिसिट बजट किसे कहते हैं। जी, आजकल सारे राज्य में, सारे देश में घाटे का बजट ही बना जाता है। घाटे का बजट का अर्थ हो गया कि सरकार, आप जानते हैं कि सरकार के पास जो है साधन सीमित होते हैं, और सीमित साधनों में ही सरकार को अपने राज्य के लोगों के लिए, आर्थिक विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए, राज्य की उन्नति के लिए वो कार्य करना पड़ता है। तो साधन तो हमारे सीमित हैं, और उन सीमित साधनों में कैसे वो राज्य का विकास हो। एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो मेरा रेवेन्यू है, राजस्व है, उससे राजस्व व्यय कर सकते हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसके लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है, जिसे राज्य एक बार में पूरा नहीं कर सकता है।
अब जानते हैं कि मेरा रिसोर्स जो है वो सीमित है, और अगर राज्य सरकार को स्कूल बनाना है, भवन बनाना है, मतलब हॉस्पिटल बनाना है, तालाब बनाना है, रेल लाइन बिछाना है, पुल पुलिया बनाना है, इंडस्ट्रियल प्रांगण बनाना है, इरिगेशन के लिए आप जानते हैं इरिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन इसे लंबे समय में हम लोग करेंगे, और लंबे समय में करने के लिए हमें ऋण की आवश्यकता होती है। ऋण ही जो है ना, मतलब सरकार के पास जो राजस्व है उससे पूरा अपना बजट पूरा नहीं कर रहा है, और अतिरिक्त राशि के लिए हम लोग ऋण लेते हैं, इसे ही हम लोग घाटे का बजट करते हैं। घाटे के बजट का शाब्दिक अर्थ आप जान लीजिए, अगर आप बोलचाल के भाषा में बोलेंगे तो जितना आप खर्च कर रही हैं, आप खर्च नहीं कर दिया, 1500 रुपये आप खर्च किए, आप 1500 आपके पास नहीं था, आपके पास था 1000, तो 500 रुपये जाहिर सी बात आप किसी से बोरो किए, यही बोरो जो है, यही घाटे का बजट। अगर बोलचाल में बोलेंगे घाटे का बजट का मतलब हो गया सरकार जितना ऋण लेती है वही ऋण घाटे का बजट का रहती है। यहाँ हमें ये बात बताइए कि सरकार आखिर घाटे का बजट लाती क्यों है? देखिए, पहले जो हम बताए कि सरकार के पास साधन सीमित है, और उसी सीमित साधन में विकास करना है। तो सरकार के पास विजन होता है कि सरकार को केवल एक ही साल 2 साल नहीं देखना, सरकार को आगे देखना है कि आगे हम कैसे विकास करें, मेरे पास विजन क्या है। तो सरकार क्या है कि लोगों का आमदनी बढ़े, लोगों का रहन सहन का स्तर हो, ट्रैफिक की स्थिति ठीक ठाक हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक हो। इसके लिए सरकार के लिए जो दीर्घकालीन योजनाएं हैं उस पर प्रकाश डालना पड़ता है, उस पर वो सरकार का ध्यान होता है। और इसके लिए सरकार क्या करती है कि बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, जैसे इरिगेशन की योजना बनानी है, तो उसके लिए मेरे पास साधन नहीं है, तो साधन के लिए हमें क्या करता है कि वो ऋण लेना पड़ता है। तो घाटे का बजट सरकार की बाध्यता भी है और आवश्यकता भी है। हम सारे, एक बात ये भी है कि जैसे पूंजी व्यय करने के लिए जरूरी नहीं कि हम लोन लें, आपके पास राजस्व सरप्लस है तो आप पूंजी व्यय कर सकते हैं, लेकिन यदि उसमें भी कमी आती है तो सरकार को ऋण लेना पड़ता है, और ऋण लेकर के विकास करना कहीं से भी गलत नहीं है। आप जानते हैं कि अगर सड़कें बनेंगी, तालाब बनेगा, तो सड़कें बनने से क्या होता है कि गाँवों का कनेक्शन जो है ना, वो गाँव का कनेक्शन सड़क से हो जाता है, बाजार से हो जाता है। अगर तालाब बनेगी तो मछली पालन होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। अगर इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो उद्योग धंधा फैलेगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो ऋण लेकर के विकास करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना कहीं से भी गलत नहीं है, और सरकार करती है, और सरकार को करनी भी चाहिए। ये अगर कोई पुल बनता है और उससे कनेक्टिविटी आपका राज्य के दूसरे राज्य से बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। फायदेमंद है जी, फायदेमंद है ये। क्या डिफिसिट बजट की कोई सीमा होती है? क्या राज्य अपने राजस्व की कमी को ऋण लेकर पूरा कर सकती है? ऋण की अपनी सीमा है। आप जानते हैं कि अपने राज्य में FRBM एक्ट लागू है। FRBM एक्ट का मतलब हो गया फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ये बताता है कि मतलब FRBM क्या है। ये FRBM जो है ना, ये एक प्रकार का फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, राज्य अपने लिए लाती है। अगर इसे बाहर छोड़, इसे FRBM से बाहर कर दिया जाए किसी राज्य को, या राज्य के उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए कि कितना ऋण लेंगे। आप जानते हैं कि ऋण आने से क्या होता है, बाजार में अतिरिक्त राशि आती है। अतिरिक्त राशि आने से इन्फ्लेशन के बड़े कारणों में से एक कारण यह भी है कि अतिरिक्त राशि बाजार में आएगी तो महंगाई थोड़ा सा बढ़ेगा। इसलिए ये अब जो प्रश्न किए कि क्या इसकी सीमा है, FRBM एक्ट में हम लोग सीमा से बंधे हैं। अभी वर्तमान में राज्य सरकार अपने GSDP का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.5% ही बोरो कर सकती है, मतलब हम लोग उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। एक प्रश्न ये हो सकता है कि यदि हम ज़्यादा ले लेते तो क्या होता है। आप बोले कि मेरा सीमा है 3.5% है, FRBM एक्ट है, और उसमें अगर इसकी कोई राज्य या कभी हमारे ही राज्य, कई बार हुआ है कि हम जितना जो भी सीमा है उससे ज़्यादा ले लिए, तो इससे होता क्या है, इससे होता है कि आप अपने लिए डिसिप्लिन बनाए हैं। डिसिप्लिन तोड़ना अच्छी बात नहीं है। यदि हम लोग FRBM एक्ट का पालन करते हैं तो भारत सरकार से बहुत सारी हमें छूट मिलती है। बोले कि बहुत FRBM एक्ट अगर राज्य सरकार अक्षर से पालन करती है, उसी की सीमा में रहती है, तो राज्य को एक फ़ायदा ये होता है कि NSSF जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, वो भारत सरकार जो आप जानते हैं कि स्मॉल स्कीम जो किसान विकास पत्र है, NSC वगैरह, ये पैसा भारत सरकार के पास जाती है। भारत सरकार जो है स्टेट को ऋण के रूप में देती है। तो इसमें अगर FRBM एक्ट लागू करती है राज्य सरकार, उसके सीमा में रहती है, तो राज्य को एक फ़ायदा ये होता है उसमें ब्याज में छूट हमें भारत सरकार से मिलती है। FRBM एक्ट का अनुपालन राज्यहित में ही होता है। और एक प्रश्न जो आपका था कि उससे अब बियॉन्ड नहीं जा सकते, सही बात है, उससे बियॉन्ड हम लोग नहीं, तो अगर आपको सीमा निर्धारित ना की जाए तो राज्य फिर जी उसके लिए तब तो लिमिट हाँ
कितना भी ऋण ले सकती है वो कितना भी तो ये तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो जाएगा ना, तो फिर महंगाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। यहाँ हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि डिफिसिट बजट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे कि पहले हम बताए कि अतिरिक्त राशि आने से बाजार में थोड़ा सा महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रा प्रसार बोले तो ये थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन ये अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ता है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर को जब ज़्यादा फायदा होगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो उसका क्या, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जैसे ही ज़्यादा लोगों को मिलेगा ना तो फर्दर डिमांड बढ़ेगा। ये इकोनॉमी को गति देता है। इसलिए सारे सरकार साइकिल की तरह काम करता है। इसलिए सारी सरकार जो है डेफिसिट बजट लाती है। डेफिसिट बजट लाना भी चाहिए। यहाँ तक कि जो विकसित देश हैं वो भी डेफिसिट बजट लाते हैं। डेफिसिट बजट अच्छी चीज़ है इकोनॉमी के ग्रो के लिए। जब भी बजट की बात होती है तो उसमें एक शब्द बहुत कॉमन होता है, जैसे फिस्कल डेफिसिट। ये क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। सही बोले, ये फिस्कल डेफिसिट, और एक इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे राजकोषीय घाटा। तो ये बड़ा शब्द लग रहा है, लेकिन जैसे आप बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट बजट की, तो डेफिसिट बजट से सीधा संबंध है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का सीधा अर्थ है कि राज्य जितना लोन लिया, राज्य सरकार ने जितना वित्तीय वर्ष विशेष में कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितना ऋण लिया और जितना ऋण का भुगतान किया, पूर्व के लिए के ऋण का भुगतान किया, जो दोनों का अंतर है वो फिस्कल डेफिसिट है। अगर हम 12,000 करोड़ ऋण लेते हैं किसी साल और 2,000 करोड़ 4,000 करोड़ पेमेंट करते हैं, तो 12,000 में से 4,000 घटा दें, जो 8,000 आएगा, ये फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा ऐसे कहेंगे बोलचाल में। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की भाषा बोले निकालेंगे इसे, तो टोटल एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को घटा देते हैं, और उसमें से रिपेमेंट ऑफ लोन घटा देते हैं, और उसमें से कैपिटल रिसीट घटा देते हैं। जो आता है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। अगर इतना लंबा न जा करके रिपेमेंट ऑफ जो जितना ऋण लिए हैं उसमें से रिपेमेंट घटा देंगे, वो आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। तो इतने आसान शब्दों में आपने फिस्कल डेफिसिट को समझ लिया है। अब बजट के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे बजट के एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।